आप सभी को जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एट मौर्य अखिलेश कुमार पे। दोस्तों, किन्सोलॉजी के इस प्रक्रम में हम दूसरे पार्ट का एमसीक्यू अपलोड करने जा रहे हैं। ये वीडियो उसी पे बनाया गया। इसमें 10 क्वेश्चन हैं। 10 के एक विस्तृत तरीके से हम लोग हल करने का और समझने का प्रयास करते हैं। हर ऑप्शन के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करने का काम करेंगे। तो कहना चाहूँगा हर वीडियो में, जैसा कि कहता हूँ, अगर आप पहली बार हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में शेयर और लाइक कीजिए। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपने इस प्रक्रम को। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। खेल में किस प्रकार का लीवर का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है? तीसरा लीवर, चौथा लीवर, पहला लीवर या सभी प्रकार के लीवर का प्रयोग? देखिए, खेल अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। किसी में स्पीड की ज़रूरत होती है, किसी में स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, किसी में एंडोरेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो हर खेल में मूवमेंट करना हमें पड़ता ही है, चाहे स्लो मूवमेंट करे या तेज़ मूवमेंट करे, है ना। तो उस दौरान हमें देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक गति होना अति आवश्यक है, जिसके माध्यम से दूसरे इक्विपमेंट या उपकरण में हम गति दे सके। तो जब हम यांत्रिकी के लीवर का प्रयोग बात करते हैं तो हमारे पास पहला लीवर होता है। पहला लीवर क्या कहता है? पहला लीवर आपको संतुलन देता है, संतुलन के लीवर का उपयोग करना हमें सिखाता है, ठीक ना। पहला लीवर। उसके बाद दूसरे लीवर हमें क्या बताता है? दूसरे लीवर से हमें क्या मिलता है? बल का निर्माण होता है। बल का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक्सिस और फोर्स के बीच में क्या होता है? रेजिस्टेंस को रखा जाता है, जिसके कारण हमें बल निर्माण होता है और उस रेजिस्टेंस को एक जगह से दूसरे जगह पे आसानी से हम पहुंचा देते हैं। पहला लीवर संतुलन का होता है क्योंकि एक्सिस जो होता है बल और रेजिस्टेंस के बीच में होता है, ठीक। और तीसरे प्रकार के लीवर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये लीवर क्या होता है? गति का लीवर होता है, गति प्रदान करता है, इसलिए इसको गति का लीवर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो होती है एक्सिस और रेजिस्टेंस के बीच में बल होता है। अर्थात क्या है, तो बल भुजा जो होती है छोटी हो जाती है और भार भुजा क्या होती है? बड़ी हो जाती है। उसके कारण क्या होता है? गति उत्पन्न करने में हमें आसानी होती है। और जब हम खेलों की बात करते हैं तो खेल में भी हमें क्या होता है? हमेशा गति की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए तो सबसे अधिक उपयोग जो होता है खेलों में तीसरे प्रकार के लीवर का उपयोग होता है और ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। कौन सी पेशी कंधों को ऊपर करने में एगोनिस्ट का कार्य करती है? डेल्टॉइड, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और क्वाड्रिसेप्स। जब हम बात करते हैं एगोनिस्ट मसल्स का, एगोनिस्ट मसल्स को हम प्राइम मूवर मसल्स भी कहते हैं। क्यों? कि एगोनिस्ट मसल वह मसल होता है जो किसी भी एक्टिविटी को शुरू करने से पहले जो मसल सबसे पहले इन्वॉल्व होती है, शामिल होती है या गति करते हैं या संकुचन करते हैं, वही मसल एगोनिस्ट मसल्स कहलाता है। इसको हम प्राइम मूवर मसल या मुख्य पेशीय भी कहते हैं, ठीक है, या इसको मूवर मसल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कार्य के आधार पर होती है। मांसपेशियों को कार्य के आधार पर 4 वर्गों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला होता है एगोनिस्ट, जो कि वह मसल जो सबसे पहले काम करने के लिए तैयार होती है। दूसरी मसल्स एंटागोनिस्ट मसल्स होती है, एगोनिस्ट मसल्स के ठीक विपरीत काम करती है। यानी कि जो एगोनिस्ट मसल्स काम करने के लिए तैयार होती है तो उसकी गति को, उसके कार्य को संतुलित करने के लिए एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? उसके अगेंस्ट में, या कहें तो मुख्य रूप से उसके पूरक के रूप में काम करती है। तीसरी मसल्स होती है कार्य के आधार पर सिनर्जिस्ट होती है। और चौथी मसल्स जो होते हैं न्यूट्रलाइजर मसल्स होती है, ठीक। तो इन मसल के प्रकार को हम लोग अलग से भी पढ़ने का काम करेंगे जब हम लोग किन्सियोलॉजी में इन चीज़ों को पढ़ने का काम करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, समझिए बस चीज़ों को। तो जब हम अपने इस कंधे को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो सबसे पहले कौन सी मसल इस उठाने की प्रक्रिया में शामिल हो रही है, इसी के बारे में हमें बात करना है। तो जब हम क्वाड्रिसेप्स की बात करते हैं तो ये हमारी पैर की मसल्स है, इसलिए सबसे पहले ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अब देखिए, जब बाइसेप और ट्राइसेप की हम लोग बात करते हैं तो ये क्या करते हैं? जैसे हमारा ये हाथ है, जब हम इस कोहनी पे मूवमेंट करते हैं, फ्लैक्शन करते हैं, तो हमारा बाइसेप संकुचित होता है और यही प्राइम मूवर मसल या एगोनिस्ट का काम करते हैं। और नीचे के ट्राइसेप जो होता है प्रकुंचित होता है और इसकी गति को संतुलित करता है, इसलिए ये एंटागोनिस्ट हो जाता है। तो जो बाइसेप और ट्राइसेप हुआ, ये क्या हुआ? हमारी कोहनी के मूवमेंट के लिए हो जाता है, ठीक है।
कोहनी के ऊपर जो संकुचन और प्रकुंचन हो रहा है उसको संपादित करने के लिए हो रहा है। यानी कि जब कोहनी पर संकुचन हो रही तो बाइसेप क्या होता है, एगोनिस्ट का काम कर रहा है और ट्राइसेप एंटागोनिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं डेल्टाइड मसल्स की। और जब हम कोहनी को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारी डेल्टाइड मसल संकुचित होती है, यानी कि ये सबसे पहले काम करना शुरू करती है। तो डेल्टाइड मसल्स क्या होता है, एगोनिस्ट मसल्स के रूप में काम करती है जब हमारा कंधा ऊपर की तरफ आ रहा है तो। और फिर देखते हैं आपके पीठ के पीछे की मसल्स क्या होते हैं, उसमें प्रकुंचन हो रहा है, फैलाव हो रहा है, यानी कि इस कंधे के मूवमेंट को ये क्या कर रही है, नियंत्रित कर रही है, बहुत तेजी के साथ न हो क्योंकि ये डिसलोकेट हो सकता है। इसलिए इस जो संकुचन हमारा डेल्टाइड ला रहा है उसकी गति को ये हमारा पीठ की जो मसल्स होती है वो इसको नियंत्रित करने का काम कर रही है। तो इसमें डेल्टाइड मसल्स जो होता है एगोनिस्ट मसल्स के रूप में काम करता है। ठीक, अब आगे के प्रश्न की बात करते हैं। अतः निम्न में द्विध्रुवीय जोड़ का कौन उदाहरण होता है। जब हम बात करते हैं एक्सिस के आधार पर जॉइंट्स का वर्गीकरण करते हैं तो 3 प्रकार के जॉइंट्स निकल के आते हैं। एक अक्षीय होता है, दूसरा क्या होता है द्विअक्षीय होता है, तीसरा क्या होता है त्रिअक्षीय होता है या मल्टीपल डायमेंशनल होता है। ठीक है, 1 एक्सियल, बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल या मल्टी एक्सियल के रूप में इनको जाना जाता है। 3 प्रकार के जोड़ होते हैं एक्सिस के आधार पर। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग एक्सिस पढ़े होते हैं ना किनेसियोलॉजी में, एक्सिस एंड प्लेन। तो एक एक्सिस के ऊपर एक मूवमेंट होगा, दूसरे एक्सिस और जहाँ पर 2 एक्सिस होगा वहाँ पे 2 प्रकार के मूवमेंट होंगे, और जहाँ पर 3 प्रकार का एक्सिस होगा वहाँ पर 3 या 3 से अधिक प्रकार के मूवमेंट होने का काम करेंगे। इसी आधार पर एक अक्षीय जोड़, द्विअक्षीय जोड़, त्रिअक्षीय जोड़ या एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय या त्रिध्रुवीय या 1 पोलर, बाइपोलर या ट्राइपोलर या मल्टीपोलर के नाम से इनको जानते हैं। तो ऑप्शन के रूप में देखिए हिंग्स जोड़ है और पिवट जोड़ है। ठीक है, जब हम दोनों ज्वाइंट्स की बात करते हैं तो देखिए हिंग्स जोड़ क्या होते हैं, हमारी कोहनी और हमारे घुटने के ज्वाइंट्स होते हैं। और फिर ठीक, तो इस दौरान हम क्या देखते हैं कि हमारी कोहनी के ऊपर एक मूवमेंट फ्लेक्शन हो रहा है और दूसरा मूवमेंट क्या होता है एक्सटेंशन हो रहा है, यानी संकुचन और प्रकुंचन हो रहा है, यानी प्रसारण हो रहा है। अर्थात कहें तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक प्रकार का ही एक्सिस काम कर रहा है, दूसरा एक्सिस अगर यहाँ पे हम लगा दें तो वहाँ पे मूवमेंट हो ही नहीं पाता है। तो एक एक्सिस पर ही सिर्फ ये रन करता है, इसलिए एक अक्षीय क्या होगा, ज्वाइंट्स हो जाता है। उसी तरह जब हम पिवट ज्वाइंट्स की बात करते हैं, यानी कि जो हमारे गर्दन के ज्वाइंट्स होते हैं, यहाँ पे भी क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे आप सरकमडक्शन की गति को संपादित कर पाते और कोई भी गति आपकी गर्दन पे नहीं हो पाती। तो इस प्रकार तो यहाँ पे ट्रांसफर जो हो जाता है आपका एक्सिस काम करता है। तो यहाँ पे भी एक एक्सिस और हमारे कोहनी पिक के ऊपर भी एक एक्सिस काम कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों ही ज्वाइंट्स के ऊपर एक अक्ष काम कर रहा है, इसलिए एक अक्षीय जोड़ के ये एग्जाम्पल है, द्विध्रुवीय जोड़ के एग्जाम्पल नहीं बन पा रहे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप बता सकते हैं इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तीसरा हो गया। अब चौथे प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, 60, 70, 80 या 90। जब हम बात करते हैं हड्डियों की स्थिति के अनुसार उनका वर्गीकरण करते हैं। एक होता है शरीर के से जुड़ी हुई हड्डियां और एक होता है शरीर के मुख्य जो केंद्र होता है उससे दूर की हड्डियां। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं तो इस आधार पर अस्थियों को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है अक्षीय जिसको हम एक्सियल कहते हैं, एक होता है अपेंडिकुलर जिसे हम क्या कहते हैं, उपांगीय कहते हैं, उपांगीय अस्थि। ठीक है, तो जो अक्षीय कंकाल होता है वो हमारा धड़ होता है। धड़ का मतलब हमारा सिर होता है, खोपड़ी होता है, हमारा चेस्ट होता है, हमारा स्पाइनल होता है। ये क्या होता है, कुल मिला के इनकी संख्या आपकी कितनी हो जाती है। जब हम अक्षीय कंकाल की बात करते हैं 80 हो जाती है, और तो ये जो हो जाती है आपकी 80 अस्थियां इसके अंदर शामिल की जाती है। और जो उपांगीय होता है, यानी कि जैसे हमारा हाथ, पैर और पेल्विक गर्डर की जो अस्थियां होती है ये उपांगीय श्रेणी के अंतर्गत आती है और इनकी संख्या क्या हो जाती है, 126 हो जाती है। अक्षीय में हमारी खोपड़ी, हमारे जो चेस्ट
हो गए, हमारे रिब्स हो गए, हमारे जो स्पाइनल कार्ड होते हैं, रीढ़ की हड्डियां होती हैं, ये सारे मिलके क्या होते हैं 80 इनकी संख्या बन जाती है, जिनको एक्स अक्षीय कहते हैं, यानी कि ये अक्ष के करीब होते हैं। और उपांगीय जो कि हमारे अक्ष से दूर यानी शरीर के जो बाहरी अंग होते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन सी, 80 हड्डियां एक्जियल यानी कि अक्षीय कंकाल में शामिल होती हैं। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं, ठीक वही प्रश्न है, आपके उत्तर पता चल ही गया होगा क्या होना चाहिए। ठीक है, उपांगीय कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं? 120, 160, 180 और 190 होती है। जैसा कि आप इस चीज़ को देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था ना, 80 हड्डियां कित में होती है? एक्जियल में होती है यानी कि अक्षीय होती है, और 126 अस्थियां किस में होती है? उपांगीय होते हैं, जिसको अपेंडिकुलर कहते हैं, यानी कि शरीर के दूरस्थ कंकाल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया है हमें टाइपिंग करने में, तो इसको 126 बना लीजिएगा। ठीक है, 126 अस्थियां होती है, और ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे की प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, कॉन्डिलाइट संधि कौन कौन से गति होती है? कॉन्डिलाइट जॉइंट्स में किस प्रकार की गतियां होती हैं? ठीक है, आकुंचन, प्रकुंचन, सिर्फ पर्यायवर्तन, आकुंचन, प्रकुंचन, अपवर्तन, अभिवर्तन, या सभी? देखिए, इस चीज़ को इंग्लिश में समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आकुंचन मतलब क्या होता है? संकुचन होता है, यानी कि फ्लेक्शन, और प्रसारण मतलब एक्सटेंशन के रूप में हम लोग इसको बात करते हैं। पर्यावर्तन का मतलब होता है आपका घूमने का काम करता है। और फिर जो होता है अपावर्तन और अभिवर्तन, यानी कि एबडक्शन और एडक्शन। तो जब हम बात करते हैं कॉन्डिलाइट संधि, क्या होता है? त्रिध्रुवीय, ये एक ध्रुवीय, दो ध्रुवीय। तो ये क्या होते हैं? दो ध्रुवीय ज्वाइंट्स के उदाहरण होते हैं, और यहाँ पे दो प्रकार की गतियाँ संपादित होती है। एक तो होती है आपकी आकुंचन और प्रकुंचन होता है, यानी संकुचन और प्रकुंचन, और दूसरा क्या होता है? ये अपवर्तन और अभिवर्तन की गति करने का काम करती है, यानी कि एक साइड में शरीर के दूर भी जाती है और शरीर के पास भी आती है, यानी कि एडक्शन और एबडक्शन होती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो होता है आकुंचन, प्रसारण, अपवर्तन और अभिवर्तन की गतियां ये करने का काम करती रहती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के, निम्न में एक ध्रुवीय उदाहरण होता है? कॉन्डिलाइट, सैडल, हिंग्स, या अ व ब दोनों की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो बात आती है एक ध्रुवीय। जैसा कि मैंने बताया ना, एक ध्रुवीय का मतलब सिर्फ एक एक्सिस पर जो मूवमेंट होगा वो एक ध्रुवीय होगा। जो दो एक्सिस के ऊपर जितनी गतियां होंगी वो द्विध्रुवीय ज्वाइंट्स होगा, और जिन ज्वाइंट्स के ऊपर हर दिशा में गति होना संभव हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? मल्टीपोलर या बहुध्रुवीय या त्रिध्रुवीय ज्वाइंट्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा? एक ध्रुवीय होगा, यहाँ पर दो ध्रुवीय उदाहरण होगा, और यहाँ पर त्रिध्रुवीय ज्वाइंट्स के एग्जाम्पल हम लोग देने का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हिंग्स ज्वाइंट्स किस प्रकार का होता है? सिर्फ एक प्रकार की मूवमेंट होता है, संकुचन और प्रकुंचन। ठीक है, यहाँ पर एक मूवमेंट ऐसे इसके अंदर एक्सिस प्रवेश किया, यहाँ पे संकुचन और प्रकुंचन, यानी ये दोनों गतियां एक दूसरे के पूरक है, तो एक प्रकार की ही इसको गति समझे तो एक ही गति यहाँ पे संपादित हो पा रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक ध्रुवीय ज्वाइंट्स के उदाहरण हो जाता है। कौन? हिंग्स ज्वाइंट, और इस प्रश्न का यही सही उत्तर हो जाता है। अगर हम बात करें सैडल्स ज्वाइंट की, तो सैडल्स ज्वाइंट्स का होता है, ये एक तरह से क्या होता है सैडल ज्वाइंट? इसमें दो प्रकार की गतियां संपादित होने का काम करती है, एक तो संकुचन और प्रकुंचन, और दूसरा क्या होता है? सरकमडक्शन। तो इसलिए यहाँ पे दो प्रकार के ध्रुव बन जाते हैं, तो दो ध्रुवीय हो जाते हैं। उसी तरह कॉन्डिलाइड को भी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आपको बताया कि वहाँ पे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन होता है, और उसके साथ एबडक्शन और एडक्शन की भी गतियां कॉन्डिलाइड पर होती है, तो वो भी दो ध्रुवीय बन जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन स सही होता है। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की, शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य क्या होता है? अगर कार्य के आधार पर हड्डियों को वर्गीकरण करें तो कुछ हड्डियां क्या होती है? हमें सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, कुछ हड्डियां बल निर्माण करने का काम करती है, कुछ अस्थियां जो होती हैं हमें गति प्रदान करने का काम करती हैं, अर्थात कहें तो लीवर का काम करने का काम करती हैं। तो जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं
वो क्या करती हैं, बल निर्माण करती हैं। जो चपटी होती हैं वो क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, जैसे खोपड़ी हो या रिब्स की हड्डियां हो, ये हमें सुरक्षा, इंटरनल ऑर्गन को सुरक्षा देने का काम करती है। और उसी तरीके से तो ये क्या हो, तो जो लंबी हड्डियां होती हैं इसके वजह से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर गति को संपादित करने का काम करती है, अर्थात काम को क्या करते हैं, ये आसान बनाने का काम करती है। गति कब आपको प्रदान करने का काम करेगी, जब ये लीवर बनाएगी। और किस प्रकार के लीवर बनाएगी, तीसरे प्रकार के लीवर को बनाएगी। तब आप क्या करते हैं, आपके अंदर एक मूवमेंट हो जाता है और किसी भी काम को आप आसानी से संपादित कर पाते हैं और इसलिए कार्य को आसानी से करने में ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगर यहीं पर छोटी हड्डियों की बात करता तो ये क्या करता, शक्ति देने का काम कर देता। अगर चपटी हड्डियों की बात करता तो वो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता। अगर सिर्फ और सिर्फ हड्डियों की बात करता, न लंबी न चपटी न छोटी, तो वहाँ पे क्या होता है, मांसपेशियों को आकार देने का ये काम करता। तो इस तरीके से इस चीज़ को हम लोग समझने का काम करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है ना कि और एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं तो हमें और चीज़ें बेहतर तरीके से बनानी चाहिए। और कोई भी सलाह या एडवाइस देना चाहते हैं और बेहतर के लिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसका कमेंट ज़रूर करें, हम उसका समाधान या सलूशन देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। प्रश्न संख्या 9 की हम लोग बात करते हैं। अस्थियों के सिरों पर बड़ी शक्ति के प्रभाव को कम करने वाली उपास्थि कौन होती हैं। ठीक है, हर जो अस्थियां होती हैं उनके जो सिर होते हैं, हेड होते हैं, उनके हेड के ऊपर जो होता है कुछ नर्म प्रकार की लुब्रिकेट हो जाती है जो कि उनके आपसी घर्षण को कम कर देती है। तो उनको क्या करते हैं, उपास्थि कहते हैं। अस्थि ही एक प्रकार का होता है लेकिन वो क्या होता है, थोड़ा सा नर्म होता है तो उसे हम उपास्थि कहते हैं। ठीक, रेशेदार उपास्थि, हाइलिन उपास्थि, नाच, फोसा, यानी इन चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं। तो एक एक ऑप्शन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि ये सभी चारों टर्म जो होता है हमारी अस्थियों से जुड़ा होता है। तो एक एक चीज़ को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फोसा का, कि फोसा क्या होता है। फोसा को समझने का प्रयास करते हैं कि जो सतह होते अस्थियों की, जो हमारी क्या होती है सतह होती है, सतहों पर क्या होते हैं एक छोटे छोटे क्या होते हैं गड्ढे बने होते हैं, उन्हीं गड्ढों को क्या कहता है, फोसा कहा जाता है। और उसी तरीके से अगर नाच की हम लोग बात करें तो ये भी क्या होता है, बोन की सतह पर होती है, कहीं कहीं होती है। विशेषकर स्थिति में ये देखा जाता है कि उसमें क्या होता है दांतेदार क्या हो जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। उन दांतेदार गड्ढों को हम नाच कहते हैं। तो नाच और फोसा में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो फोसा होता है हर एक बोन में आपको देखने को मिलेगा और जो नाच होता है विशेषकर रूप से देखने को मिलता है, हमेशा नहीं देखने को मिलता, और ये दांतेदार गड्ढे के रूप में उपस्थित होता है। अब जब हम हाइलिन कार्टिलेज की बात करते हैं और ये इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। देखिए, उपास्थि क्या होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, ये क्या होता है, हमारी अस्थियां ही होती हैं जो कि नर्म अवस्था में होती हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, तो उसी को हम उपास्थि कहते हैं। और उम्र बढ़ने के साथ जैसे जैसे ये कठोरता आती जाती है, मतलब कि ये कैल्सिफाइड होती जाती है, तो ये उपास्थि अस्थि के रूप में बदल जाती है। तो हाइलिन उपास्थि जो होता है हमारे हड्डियों के सिरों के ऊपर उपस्थित होता है, जिसके वजह से हड्डियां जो होते हैं आपस में घर्षण नहीं कर पाती है और हमारी हड्डियां हमारे जॉइंट जो होते हैं सुरक्षित रहते हैं। तो जब भी कोई भी दबाव पड़ता है तो ये हाइलिन कार्टिलेज उस दबाव को क्या करते हैं, अपने अंदर एडजस्ट कर लेती है और हमारे जॉइंट्स क्या होता है, इंजरी मुक्त होते हैं। तो अस्थियों के सिरों पर बड़ी शक्ति के प्रभाव को कम करने के लिए हाइलिन कार्टिलेज या उपास्थि उपस्थित होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 की हम लोग बात करते हैं। बल निर्माण के साथ साथ पेशीय रेशों की लंबाई में वृद्धि होना क्या कहलाता है। इसेंट्रिक संकुचन, आइसोटोनिक संकुचन या आइसोमेट्रिक संकुचन या फिर सभी। जब हम बात करते हैं बल निर्माण, तीनों स्थितियां में क्या होता है, बल निर्माण की काम कर रहे हैं। देखिए, आइसोटोनिक संकुचन का ही एक प्रकार क्या होता है, इसेंट्रिक संकुचन होता है, और दूसरा प्रकार जो होता है कंसेंट्रिक होता है, कंसेंट्रिक। ठीक है,
तो कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? कम होना, यानी कि जब हमारी अस्थियों के ऊपर संकुचन हो रहा है तो ये मांसपेशी क्या हो रही है? छोटी हो रही है, तो इसे ही कंसेंट्रिक कहते हैं, यानी कि मसल्स के आकार में छोटा होना। और जब प्रकुंचन की प्रक्रिया होती है, यही मसल्स में क्या होते हैं? बढ़ने लगता है, तो इसे इसेंट्रिक कहते हैं या लेंथेनिंग कहते हैं, क्योंकि लेंथ में वृद्धि होती है। और दूसरे प्रकार का संकुचन आइसोमेट्रिक संकुचन होता है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। संकुचन तो होता है लेकिन कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देता है। दो प्रकार की ये मांसपेशियों के अंदर संकुचन होती है। तो जब हम बात करते हैं कि पेशीय रेशों की लंबाई में वृद्धि होना, तो किस अवस्था में पेशियों की लंबाई में वृद्धि होती है? क्योंकि आइसोमेट्रिक में कोई वृद्धि नहीं होती है, जैसे कि तैसे रहता है। और इसेंट्रिक में क्या होता है कि मांसपेशी प्रकुंचन हो रहा है, यानी कि फैला हो रहा है, तो रेशे जो होते हैं फैल रहे हैं, और जो आइसोटोनिक संकुचन होता है इसी का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर इसेंट्रिक संकुचन होगा। अगर इसको और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं तो आइसोटोनिक दो प्रकार के संकुचन करता है, एक इसेंट्रिक संकुचन होता है, दूसरा कंसेंट्रिक संकुचन होता है। इसेंट्रिक संकुचन जो होता है उसमें मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि होती है, और इसके कारण क्या होता है, उसकी जो पेशियों के मसल्स फाइबर्स होते हैं उनमें भी क्या होता है? वृद्धि होती है, और उसके साथ साथ वो बल का निर्माण करते हैं। और ठीक वैसे ही जब कंसेंट्रिक पोजीशन आता है, यानी कि मांसपेशियों का आकार छोटा होता है, तो जो उसके मसल्स फाइबर्स होते हैं, पेशीय रेशा जो होता है, वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, यानी उनकी आकार में कमी होने लगती है, और फिर भी बल उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? इसेंट्रिक संकुचन हो जाता है। आगे देखते हैं, तो वही प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न था। दोस्त, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। कोई भी अगर समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, आपका सलूशन जरूर हमारे ओर से मिलने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को शुभ हो।